टॉपिक बाय-सेवर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके अलावा हमें एक और टॉपिक भी करना है, लॉरेंट्ज फोर्स। सो पहले तो हम बाय-सेवर्ट्स लॉ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बाय-सेवर्ट्स लॉ डील्स विद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कंडक्टर है, किसी भी शेप का हो, जिसमें करंट एलिमेंट आइडियल दिखाया गया है, और यहाँ एट पॉइंट पी अगर हमसे पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करने को, तो सबसे पहले आप ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। लेट दिस डिस्टेंस बी आर, और ये एंगल थीटा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एंगल थीटा है। तो यहाँ पे एट पॉइंट पी जो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। तो ये एक एक्सप्रेशन आता है इसके लिए, राइट। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी होगी। एंड राइट हैंड ग्रिप रूल बताता है कि इसकी जो डायरेक्शन है, राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक डायरेक्शन इज नॉर्मली इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो पेपर के बजाय मैं यहाँ पे पेपर को मैं स्क्रीन भी लिख सकता हूँ, बिकॉज यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक ऑन द मोबाइल स्क्रीन और योर लैपटॉप स्क्रीन और योर टैब स्क्रीन। तो नॉर्मली इनवर्ड्स, ये राइट हैंड ग्रिप रूल से हमें पता चलता है। इनफैक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड स्क्रू रूल भी यही दर्शाता है कि जो उसकी डायरेक्शन है वो इनवर्ड से, तो वो डायरेक्शन इनवर्ड क्रॉस से डिनोट होती है, आउटवर्ड डॉट से, इनवर्ड क्रॉस से। तो ये इनवर्ड है तो क्रॉस से दिखाया मैंने, राइट। सो इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे कि जो इसकी एप्लीकेशन है उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए कि एक रॉड जो है, एक स्ट्रेट वायर जिसके अंदर करंट आई चल रही है, उसका भी करंट एलिमेंट IDL है। यहाँ पे पॉइंट है P। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताएं। तो इसको भी आप अगर R कहते हैं, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, लेट दैट डिस्टेंस बी D। ओके, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई D। यहाँ पे हम D लेंगे। इफ दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज फाई, तब एक और एक्सप्रेशन भी हमारे पास आता है कि आपको कहा जाता है पॉइंट P पे ढूंढिए एक छोटी वायर का मैग्नेटिक फील्ड। छोटी वायर से मेरा मतलब है जिसकी एंड तक आपकी पहुंच हो, राइट। तो A एंड C आर द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ दिस स्मॉल वायर। ऊपर वाले केस में वो इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, ये छोटा वायर है, इसमें ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। तो यहाँ पे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। डिस्टेंस मैंने D ही रखा है, स्ट्रेट डिस्टेंस जो है। तो इस केस में इट विल बी म्यू नॉट I बाई 4 पाई D, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा sin θ1 प्लस sin θ2। एक एक्सप्रेशन ये आप याद रख लें। तो इन 2 एक्सप्रेशन जो स्ट्रेट वायर के लिए हैं, एक ये जनरल एक्सप्रेशन, और एक एक्सप्रेशन मैं आपको और देता हूं, वो है फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर में फील्ड देखें कितना है, ये है लूप, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है फील्ड बताओ कितना है। तो पहले ये डिस्टेंस देख लें, ये रेडियस है R। ओके, तो यहाँ पे करंट यूँ फ्लो कर रही है। पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट विल बी म्यू नॉट I बाई 2R। ये भी याद रखें, ये 2 फॉर्मूला याद रखेंगे, आप ढेर सारी प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। इसकी डायरेक्शन एज यू नो, राइट हैंड थंब रूल बताता है ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड नॉर्मली, है ना। ये लिखना अब बेमानी है कि फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द स्क्रीन, अंडरस्टूड है। नॉर्मल हमेशा जो एंगल दिखा रहे हैं विद द प्लेन ऑफ द स्क्रीन ही होगा।
So direction is outward normally to the plane of the paper, right? तो ये जो था वायर वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे इनवर्ड था, दोनों केसेस में इनवर्ड था। ये हमें कैसे पता चल रहा है? राइट हैंड ग्रिप रूल से। इसलिए वहाँ पे मैं एक पहचान के लिए क्रॉस दिखा देता हूँ। ये क्रॉस का मतलब है ये इनवर्ड है और यहाँ पे ये आउटवर्ड है। ये सारे डायरेक्शन में ग्रिप रूल से पता चलती हैं। सो टेक इन अकाउंट दीज टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि लूप का फील्ड कितना है, एक वायर का कितना है और एक जनरल एक्सप्रेशन, हम ढेर सारी प्रॉब्लम कर पाएंगे। लेट्स चेक आउट। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें गिवन है दो वायर्स, एक ये वायर है और एक ये वायर है, दोनों में करंट चल रही है इन द डायरेक्शंस ऑफ द एरोस। ठीक है, तो इन दोनों वायर्स के अंदर जो करंट है उनका कोई ना कोई फील्ड होगा। हमें पूछा जा रहा है वेयर डू एक्सपेक्ट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो। इन दोनों वायर का रिजल्टेंट फील्ड जीरो कहाँ पे होगा? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, इसके लिए बेटा आपको राइट हैंड ग्रिप रूल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, राइट हैंड ग्रिप रूल का इस्तेमाल करें तो हम जानते हैं कि ये जो आई जो है, ये वाला करंट, इसका फील्ड ए बी में से गुजरते हुए अपवर्ड एक्ट करता है। अपवर्ड को हम डॉट से दिखाएंगे। राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओ, देखो ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कमिंग आउट। ओके, और इस वाला वायर का जो फील्ड है उसी पॉइंट पे जहाँ पे हम ये निशान लगा चुके हैं, ये वहाँ पे इनवर्ड होगा यानी क्रॉस होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं आउटवर्ड, एक तरफ कह रहे हैं इनवर्ड, तो ए बी के ऊपर फील्ड जीरो हो जाएगा। वाई? बिकॉज द टू करंट्स आर आइडेंटिकल, ए बी आई। तो ऑन ए बी ये ज़ीरो होगा फील्ड। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए। ऑन द अदर हैंड अगर आप ट्राई करें राइट हैंड ग्रिप रूल को सी डी के ऊपर चेक करने के लिए, तो आप देखेंगे कि एट एनी पॉइंट ऑन सी डी जो है हमारा, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, फील्ड आउटवर्ड ही आएगा। चाहे वो I1 की वजह से है, ग्रिप रूल बता रहा है आउटवर्ड है, और चाहे इसका ये आउटवर्ड ही होगा। तो फील्ड ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए सी डी पे कभी भी फील्ड ज़ीरो होने के कोई चांसेस नहीं है। सो हमारा ऑप्शन जो है दैट इज ए। आई बेटा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है सेकंड। इसमें हमें दो स्ट्रेट कंडक्टर दिए हैं EOB एंड COD परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उसमें करंट I1 I2 है। डायग्राम खुद बनानी पड़ेगी, ये मैंने बना ली। ठीक है, दिस इज AOB एंड COD, और यहाँ एट सर्टन हाइट H D डिस्टेंस यहाँ कहा गया, राइट। डिस्टेंस D है पॉइंट O से ऊपर हवा में। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस D पे बताना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बेटा ट्रिक इसमें भी वही है, इसमें हमें कहा गया है I1 I2 करंट्स हैं, तो ये देखो ये I2 है COD में और I1 करंट है AB में एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, अब एक सिंगल स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस D मैं कहूँगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AOB कितना होगा? म्यू नॉट I/2πD होता है ना, तो I कितना है इसके पास? I1, और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ जो फील्ड होगा, राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओ, इट विल बी एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इस तरफ बिलो इट। लेकिन ऊपर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। ऐसे ही आप B, जो B प्राइम कह लो उसको, वो है दूसरा किस वायर का? COD। स्टैंडर्ड फार्मूला म्यू नॉट I/2πD होता है, लेकिन यहाँ पे I2 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो इनवर्ड्स है और पहले में आउटवर्ड है, और वो डायरेक्शंस भी कैसी हैं? नॉर्मल टू ईच अदर हैं। तो हम कह सकते हैं कि B अगर इधर है तो B प्राइम इधर होगा। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ द पेपर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम देख रहे हैं। तो रिजल्टेंट कैसे देखेंगे आप? इनका ये पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, दिस इज द रिजल्टेंट और इफेक्टिव फील्ड, ये होगा।
और इसके लिए आप देख रहे हैं एंगल बीच में है 90 डिग्री, तो बी इफेक्टिव की जो स्ट्रेंथ है दैट इज गिवन बाय बी स्क्वायर प्लस बी प्राइम स्क्वायर प्लस 2b प्राइम कॉस 90, और आप जानते हैं कॉस 90 ज़ीरो होता है, उसको छोड़ दें। अब यह है बी, यह है बी प्राइम, इनकी वैल्यूज ले लो, म्यू नॉट बाय 2πd और साथ में I1 होल स्क्वायर, फिर म्यू नॉट I2 2πd होल स्क्वायर, और फिर लेंगे स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आप क्या करोगे, आप म्यू नॉट और 2πd को उठा के स्क्वायर रूट से बाहर लाएं, अंदर बचेगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो ये इसका एक्सप्रेशन है, यही रिजल्ट है, यही इसका आंसर है। अब हम चेक करते हैं ये कौन सा है, म्यू नॉट और 2πd नीचे और I1 I2 स्क्वायर का रूट। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा सी ऑप्शन है, सो सी इज़ द करेक्ट चॉइस। बेटा आइए अब क्वेश्चन थर्ड पकड़ते हैं। हमें कहा गया है कि फील्ड पी पॉइंट पे निकालो, यानी यहाँ पे, और ये क्या है, एक लंबी वायर का लूप बनाया गया है। लंबी वायर का लूप बनाया गया इस ढंग से कि ये रफली ओमेगा जैसा शक्ल बन रहा है, कैपिटल ओमेगा है ना। तो आई करंट गोज लाइक दिस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और शुरू में ये थी इधर। आप देख ही सकते हैं इसी पैटर्न में चलेगी करंट इसमें। और आपसे कहा जा रहा है पॉइंट पी पे फील्ड बताओ। बेटा ये पॉइंट पी पे फील्ड जो होगा ना, एक तो सर्कुलर लूप की वजह से होगा, दूसरा इस वायर की वजह से होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फील्ड ड्यू टू लूप। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, म्यू नॉट आई बाई 2r। r यहाँ पे रेडियस है, और एज पर दिस डायग्राम वो स्मॉल r है, तो मैं भी स्मॉल r ही लिखूंगा इसमें। ओके है ना, ये लिखा स्मॉल r। इसी तरह से जो डिस्टेंस है वायर से पॉइंट पी का, वो भी देख लो, ये भी स्मॉल r है क्योंकि रेडियस है। तो b जो उस स्ट्रेट वायर की वजह से है, कौन सी स्ट्रेट वायर, ये जो ओरिजिनल वायर जिसका ये लूप बना दिया गया है, तो उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2πr होगा, है ना। ये बात आप समझ गए, डिस्टेंस d नहीं है r है, तो म्यू नॉट बाई 2πr। अब इसमें आप लगाओ राइट हैंड थंब रूल लगाओ। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर एज फार एज पॉइंट पी इज कंसर्न, और स्ट्रेट वायर का वो भी आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ द पेपर। ये राइट हैंड ग्रिप रूल लगा के आप देख सकते हैं, दोनों राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं या थंब रूल लगाएं, एक ही बात है। आप देखें आउटवर्ड यानी एक ही डायरेक्शन है, सो नेट फील्ड ये होगा इन दोनों का सम, लूप और वायर दोनों के फील्ड को ऐड करें, म्यू नॉट आई बाई 2r और म्यू नॉट आई बाई 2πr। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज एक स्टेप आगे जाके म्यू नॉट आई बाई 2πr यहाँ लिखें तो पाई प्लस 1 हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे ये आएगा एक्सप्रेशन, ये आएगा रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P in this diagram due to the schematic sketch shown in this figure। बेटा हम फोर्थ क्वेश्चन करें, और ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता है थर्ड क्वेश्चन के साथ। थर्ड क्वेश्चन में जो था वो एक लंबी वायर को इस लूप में कन्वर्ट किया गया था, अब उस लंबी वायर को एक ओपन लूप में है, ये भी ओमेगा से मिलता जुलता है, राइट। तो हमें कहा जा रहा है पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। बेटा मेन चीज़ तो यही है, एक तो स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड ढूंढो, एक सर्कुलर लूप की वजह से ढूंढो। तो मैं फिर वही कहूँगा, बी ड्यू टू सर्कुलर लूप ये होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, और यहाँ पे भी स्मॉल r ही है तो हम स्मॉल r लिखेंगे। और ड्यू टू स्ट्रेट वायर ये होता है म्यू नॉट आई बाई 2πr, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये डिस्टेंस ये रेडियस के बराबर ही तो होगा। वो छोटा सा जो गैप है बीच में, दैट गैप हैज़ नो सिग्निफिकेंस, वो एक रिलेटिवली छोटा गैप है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसके फील्ड को इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो हमें अब जो कहा गया कि इसका रिजल्टेंट फील्ड ढूंढो, तो बेटा रिजल्टेंट फील्ड जो होगा इफेक्टिव फील्ड इन दोनों का सम होना चाहिए। पहले देखें डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप थंब रूल लगाएं तो लूप का फील्ड इनवर्ड होगा,
बिकॉज ये करंट क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड फील्ड होगा, जबकि वायर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आउटवर्ड है, यानी दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ये हुआ कि म्यू नॉट आई बाई 2r माइनस म्यू नॉट आई बाई 2πr। आगे चल के कॉमन उठा लें, जो कॉमन मिलता है आपको 2πr और पाई माइनस 1, ये आ गया बी इफेक्टिव। तो दिस इज द आंसर। अब आप देखेंगे म्यू नॉट बाई 2πr पाई माइनस 1, ये कौन सा ऑप्शन है? म्यू नॉट बाई, यस, दिस बी इज द ऑप्शन। वहाँ पे बी और मेरे आंसर में क्या अंतर है? वहाँ उन्होंने 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। इफ़ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2 ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये कुछ यूँ बनेगा ना, है ना? तो हमारा जो आंसर आपको दिख रहा है ऊपर ऑप्शन बी में, वो कुछ इसी टाइप का म्यू नॉट के साथ है 2i और 4πr है डिनोमिनेटर में, राइट, इंटू पाई माइनस 1। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन 4 ऑल्सो। बेटा आइए आप क्वेश्चन 5th करें। 5th क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक लूप है, बट ये कंप्लीट लूप नहीं है, बीच में एंगल ये 90 डिग्री का है। अगर ये 90 है तो पिछला एंगल कितना होगा? ये होगा 360 माइनस 90, और आप जानते हैं ना कितना होता है ये? 270। तो 270 डिग्री, या इन टर्म्स ऑफ पाई हम कहेंगे कि अगर ये 2 पाई में से आप पाई बाई 2 निकालो, ये 3π/2 का एंगल है पिछला एंगल, तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं पाई के टर्म में करूँ, क्योंकि हम ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो पिछला एंगल 3π/2 है। वाई आई एम इंटरेस्टेड इन दैट एंगल, उसके पीछे एक सिंपल सी वजह यह है कि वही एंगल है जिसके सामने वायर का या लूप का ये वाला हिस्सा है, और इसी हिस्से की वजह से जो इसमें करंट चल रही है आई, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, उसका फील्ड ओ पे बनेगा, राइट। हमने फुल लूप का फॉर्मूला सीख रखा म्यू नॉट आई बाई 2r, ये सीखा वो ना। लेकिन आज हम इसको हल्का सा चेंज करेंगे। जो एंगल ऊपर बन रहा है वो कितना एंगल है? वो है 3π/2। आप देख पा रहे हैं ना, इट इज 3π/2। तो वो एंगल यहाँ पे काउंट होगा, राइट। तो लेकिन वो एंगल तो है, बट व्हाट फ्रैक्शन इज इट? ये पूरे जो 360 डिग्री यानी 2π का क्या फ्रैक्शन है? पिछले एंगल को आप 2π से डिवाइड करें, बिकॉज हमें इसको फ्रैक्शन या रेशो देखना होता है, ठीक। तो दिस इज व्हाट यू विल हैव नाउ। इसमें जो कांट आप कर सकते हैं करें। दिस पाई विल गेट कैंसल्ड, राइट। तो म्यू नॉट आई और फिर 3 भी है ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे 8r बच रहा है। अब वैल्यूज लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है करंट, कितना करंट है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 एम्पियर है, राइट। म्यू नॉट की वैल्यू भी दी है, खैर वो तो हमें जल्दी पता होती है, तो इट इज़ 6 एम्पियर। और ओके फाइन, इसमें रेडियस 0.2 मीटर है। म्यू नॉट तो पता ही आपको 4π10⁻⁻7 है ना, यही SI में दिया है, ये है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये सब वैल्यूज लगा दो यहाँ पे, तो इट विल बी 3/8 टाइम 4π10⁻⁻7। ये मैंने म्यू नॉट की वैल्यू लगाई, करंट ये है, और नीचे 8 तो है, रेडियस कितना है 0.2। इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई कर तो इसकी वैल्यू ये आएगी, और अगर डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो वहाँ पे क्या आ रहा है 10⁻⁻5, क्योंकि मैंने डेसिमल शिफ्ट किया है। अल्टीमेटली आंसर इज 1.41 10⁻⁻5 टेस्ला। ऑप्शंस में देखें तो हमारा ये बी ऑप्शन है। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी, राइट। बेटा आइए अब क्वेश्चन 6 करते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी गई है और पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने को कहा गया है। इस फिगर में आप देख रहे हैं 2 सेमी सर्कल हैं, एक ये ऊपर वाला है ना, और एक और है जो इसके निचले हिस्से में है, यानी यहाँ पे। दोनों के रेडियस अलग है, ऊपर वाले का रेडियस R2 है, नीचे वाले का
R1 है। लेकिन अगर इसको हम गौर से देखते हैं इस फिगर को, तो डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों सेमी सर्कल्स में एक जैसी है, इसलिए फील्ड दोनों का एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों फील्ड्स ऐड होंगे। राइट हैंड थंब रूल दिखा रहा है फील्ड इज एक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। आउटवर्ड है तो ये दोनों का ऐड ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे वाले का यानी B1, बड़े वाले का यानी B2, ऐसे करेंगे। एक सर्कुलर लूप का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2r होता है, ठीक है, लेकिन ये सेमी सर्कल है इसलिए इसका फर्दर हाफ कर लीजिए। और पहले वाले का यानी जो अपर पार्ट को हम माने पहले, वो R2 ले लो, रेडियस एज यू कैन सी। इसी तरह से दूसरे में ऐड करना म्यू नॉट बाई 2r। ये भी फुल सर्कल का आधा सर्कल है तो हाफ करो, लेकिन निचले हिस्से में रेडियस R1 दिखाया गया है तो R1 पुट कर दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप है म्यू नॉट I बाई 4 ले लो कॉमन, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1 यूँ लिख सकते हैं। फाइनली इसको एक प्रॉपर तरीके से लिख लो कि पहले फर्स्ट फिर सेकंड रेडियस को मेंशन करते हुए फील्ड ढूंढेंगे, और इस तरह से आंसर आता है इस प्रॉब्लम का। बेटा आइए अब हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के बारे में पढ़ें। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स वो है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल द्वारा एक्सपीरियंस होती है। फॉर्मूला इज Q इंटू वी क्रॉस पी। तो ये मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का एक फॉर्मूला है। इसको अगर स्केलर फॉर्मेट में लिखना हो तो QVB साइन थीटा यूँ लिखा जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। ये थीटा क्या है, ये अगर इस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है, तो ये V और B के बीच का एंगल है थीटा। तो इस तरह से ये QV क्रॉस B को QVB साइन थीटा लिखा जा सकता है। डायरेक्शन ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन मिलेगी। तो मैं लिख देता हूँ, बस मेंशन कर देता हूँ, डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो इस लॉरेंस फोर्स के अंडर जब एक चार्ज पार्टिकल चलता है तो उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं उसके मोशन में। फॉर एग्जांपल वो आप स्पेशल केसेस याद रखेंगे। इफ थीटा इज 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, तो लॉरेंस फोर्स 0 हो जाएगी, ठीक है, ये 0 हो गई। पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उस पर कोई असर ही नहीं होगा इस लॉरेंस फोर्स का, क्योंकि लॉरेंस फोर्स 0 बन चुकी है। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये पार्टिकल जो है ना, चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, एज इन दिस क्वेश्चन हमने चार्ज को Q डिसाइड किया हुआ है, तो ये सर्कुलर पाथ में चलेगा। चार्ज Q मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, राइट। और तीसरा केस, अगर थीटा जो है वो 90 से छोटा है बट 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है, 0 बराबर नहीं है, 0 बराबर हो जाएगा तो वो लॉरेंस फोर्स खत्म हो जाएगी। 90 से छोटा ही मानिए, इस पे इक्वल टू वाला कंसिडर हम नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे 90 और 0 के बीच का एंगल, यानी ना तो ये 90 एग्जैक्टली ना ये पूरा 0 है, ये इन बिटवीन वैल्यू है। देन पाथ मूव्स इन, देन द पार्टिकल मूव्स इन अ हेलिकल पाथ, देन चार्ज मूव्स इन अ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ यानी स्पाइरल पाथ, ये यूँ इस तरह से चलता है पार्टिकल, राइट। तो इसमें कुछ और एक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए, ओमेगा Q बाई M इंटू बी। Q है चार्ज, M है उसका मास और B है मैग्नेटिक फील्ड। इसी को अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें तो QB बाई 2 पाई M बन जाता है। ये क्यों? क्योंकि ओमेगा हम कहते हैं 2 पाई F होता है। F इज द फ्रीक्वेंसी और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा इसके पाथ का रेडियस, बिकॉज अगर ये
सर्कुलर पाथ में चल रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है थीटा 90 वाले केस में। अगर स्पाइरल में है तब भी एक तरह से क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होती है, तो उसका रेडियस कितना होगा वो जानने के लिए आप देखें mv/qb, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। यहाँ से एक बात पता चलती है, r इज प्रोपोर्शनल टू v, यानी जितना फास्ट पार्टिकल चढ़ेगा उसका रेडियस, उसके रास्ते का, उसके पाथ का रेडियस उतना ही बढ़ता जाएगा। वाई? बिकॉज क्यू बी एम बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है कि जो टाइम पीरियड है, क्योंकि पार्टिकल अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है तो टाइम पीरियड इसका होगा कितना, 2πm/qb। मैं लिखता हूँ 2πm/qb। अब कहीं बच्चे कहेंगे इतने सारे फॉर्मूले, बेटा ये देख लो, ये है ना फ्रीक्वेंसी, इसका उल्टा कर लो, बिकॉज फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे। 2πm/qb ये आ गया इसका टाइम पीरियड। पूरे गोल चक्कर काटने में इतना समय लगता है। अब देखते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस पार्टिकल की। इट इज q² b² r²/2m। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। तो अगर आप ये कुछ एक फॉर्मूले याद रखें और 12th में आपने पढ़ रखे हैं, यू कैन इजीली सॉल्व प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम आप हल कर पाएंगे इन कुछ एक कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो आइए बेटा, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स हम क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। एक है आपके पास प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल। ये सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड और राइट एंगल टू द फील्ड चलते हैं तीनों के तीनों। तो आपको इनके रेडियाई का रेशो बताना है, इनके सर्कुलर पाथ का जो रेडियाई है उसका रेशो। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला q² b² r²/2m, जैसा कि हमने सीखा अभी 5 मिनट पहले, है ना। q² b² 2m। इसमें हम क्वेश्चन को गौर से पढ़ के स्ट्राइक ऑफ करते हैं, जो चीज़ें कॉमन है वो फालतू में समय बर्बाद करती हैं। सेम काइनेटिक एनर्जी कहा ना, तो इसको कांस्टेंट मानेंगे, बाद में हटा देंगे क्योंकि रेशो कट जाता है इसका। तो फील्ड भी सेम ही है, ये भी सेम आ गया, 2 भी कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि q² r²/m ये कांस्टेंट है ना। ये q² r²/m कांस्टेंट है। जिसको सर्कल कर दे वो मैंने, वो तो कांस्टेंट, इसलिए इनको मैंने लिखना ज़रूरी नहीं समझा। तो r² इज प्रोपोर्शनल टू m/q² एंड r इज प्रोपोर्शनल टू √m/q। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, इसका इस्तेमाल अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन और एक है अल्फा पार्टिकल। तो ये प्रोटॉन इज टू न्यूट्रॉन इज टू अल्फा पार्टिकल रेशो लिया मैंने। तो ये चीज़ मैं लिखूंगा पहले किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, फिर यही लिखूंगा मैं न्यूट्रॉन के लिए, और फिर मैं यही लिखूंगा किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, है ना। यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया, जो कॉन्स्टेंट्स थे कट गए, इसलिए उनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रा गौर से दिमाग लगा के सोचें, जो मास प्रोटॉन का है वो तो m ही रखेंगे, चार्ज को q ही रहने दो, बिकॉज जनरली हम सिम्बॉलिकली कर रहे हैं, वैल्यूज़ एक्चुअली नहीं लगा रहे। न्यूट्रॉन में क्या होता है, हैवी हाइड्रोजन, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी मास उसमें डबल होगा, तो 2m लिखेंगे। चार्ज उसमें भी q है। अल्फा पार्टिकल का जहाँ तक ताल्लुक है, अल्फा पार्टिकल मास होता है 4m, क्योंकि उसमें अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम-24, और चार्ज आप देखते हैं उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, तो ट्वाइस q। अब देखें इसमें क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं या हो रही हैं। अब q कर दो कैंसिल, √m ये भी चला गया, पहले में बचा 1, दूसरे में बचा √2, तीसरे में बचा 2/2, ये भी कैंसिल हो गया, लास्ट में बचता है 1:√2:1। तो ये इसका ऑप्शन है। आइए देखें तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, 1 2 1, लेकिन 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 1 2 1 2 के ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये ऑप्शन ए इज देयर। सो हम कहते हैं कि ये जो आंसर है इट्स ऑप्शन ए। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई बेटा कुछ मिलता जुलता सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात हो रही है
उनका मोमेंटम इक्वल यानी इसमें मुझे mv/qb ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, ये लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें मोमेंटम का जिक्र हो रहा है और ये सेम है यानी कांस्टेंट है एज पर द क्वेश्चन, इक्वल मोमेंटा है। तो इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके रास्ते का उसका रेशो पूछा जा रहा है हमसे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको r इज प्रोपोर्शनल टू 1/q/b। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वो एक ही फील्ड में घूम रहे हैं, इसलिए ये वाला b जो है इसको भी हमें हटाना पड़ेगा बिकॉज दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो ये भी कॉन्स्टेंट है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू 1/q। आप देख लो RE/RP, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड प्रोटॉन का चार्ज, इस तरह से। और आप जानते हैं दोनों E होते हैं, कैंसिल 1, तो आपका आंसर 1:1 या 1/1 आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशो है, दिस इज ऑप्शन डी। आइए बेटा आप 9th क्वेश्चन करें। ये भी एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है, और आप जानते हैं न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि एवरी क्वेश्चन ऑन चार्ज पार्टिकल नॉट नेसेसरीली डील्स विद लॉरेंट्ज फोर्स। जरूरी नहीं कि लॉरेंट्ज फोर्स का ही सवाल हो, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए हर क्वेश्चन को। बेशक आपको नजर आ गया पहली नज़र में कि ये एक चार्ज पार्टिकल यानी न्यूक्लियस की बातें कर रहे हैं, बट आपको गौर से पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। कह रहे हैं वो फुल रोटेशन लेता है, एक सर्कल में इसका रेडियस है 0.8 मीटर, तो मैं लिख लेता हूँ 0.8 मीटर उसका रेडियस है, वो गोल गोल चक्कर काट रहा है। तो कितनी करंट जनरेट करेगा, करंट होती है चार्ज बाई टाइम। एक हीलियम न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होता है 2e, और मैं लिख देता हूँ e यानी इतना होता है ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आप अच्छी तरह जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसके अलावा नीचे टाइम, इसका टाइम ये कह रहा है ऐसा काम उसने किया है इन 2 सेकेंड, ये लिखा है यहाँ पे 2 सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास करंट की वैल्यू, इतनी एम्पियर करंट है। और जैसे कि आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r, ये आपने बार बार पढ़ा, बार बार यूज़ भी किया, μ0। और I की वैल्यू अभी देखिए हमने यहाँ ये ले लो 1.6 10⁻⁹, नीचे 2 इंटू रेडियस, और रेडियस जैसा कि देख रहे हैं 0.8 मीटर है, तो μ0 है और 1.6 है 10⁻⁹ है, और नीचे पे 1.6 आ गया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, और आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ गया μ0 इंटू 10⁻⁹। तो देख लेते हैं μ0 10⁻⁹, ये बी ऑप्शन 10⁻⁹ इंटू μ0 इज बी ऑप्शन। तो मैं भी वही लिखूँगा 10⁻⁹, सर μ0 लिखा है, ये ऑप्शन बी है, और बेटा यही हमारा आंसर है। आइए बेटा 10th क्वेश्चन करते हैं। इस पे कहा गया कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसका रेडियस है r। ये मैं रफ सी डायग्राम बना लेता हूँ, ये है इस पर करंट चल रही है I और इसका रेडियस कैपिटल R। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज अपवर्ड, है ना, ये ऊपर की ओर इसका फील्ड एक्ट करता है। ओके, कहते हैं किस हाइट पे, किस जगह पे जाके इसका फील्ड ड्रॉप होके 1/8 वैल्यू रह जाएगी देन एट द सेंटर। दूसरे शब्दों में मैं इसको यूँ लिखूँगा, आई विल राइट विद अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश। अगर मैं यहाँ कहूँ ब्लू कलर में कि फील्ड है B, और ऊपर टॉप में जाके ये हो रहा है उसका 1/8 यानी B/8 हो गया यहाँ पे जाके ये एज पर द क्वेश्चन। तो ये कितनी हाइट पे जाके ऐसा होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं D बोल देता हूँ यहाँ। बेटा ये जो B/8 है ये है B ड्यू टू सर्कुलर लूप एट ए डिस्टेंस D। तो ये नीचे जो B है ब्लू कलर में जिसको दर्शाया गया है, ये है B एट द सेंटर PC। हम अच्छी तरह जानते हैं B एट द सेंटर इज μ0 I/2r, राइट, और B एट हाइट D इज μ0 I/r²/2 r² प्लस d² पावर 3/2, राइट। ये आ गया फील्ड ऑन द एक्सिस। ये मैंने हिंट दे देते हैं यहाँ पे, हिंट क्या है,
BD is the magnetic field on the axis of the loop. तो एक्सिस वाला फॉर्मूला दिया मैंने यहाँ पे, वो लगाया। अब हम यहाँ दिखा रहे हैं कि दोनों में क्या चेंज आ रही है। हम कह रहे हैं जो एट सर्टन हाइट यानी एट डिस्टेंस D है वो B एट सेंटर का 1/8 है। कैसे पता चला? आप क्वेश्चन को यहाँ पढ़ सकते हैं, 1/8 हो जाता है, इसलिए मैंने B/8 लिखा था। अब ये वैल्यूज़ लगाना शुरू करते हैं। B एट डिस्टेंस D क्या बताया? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई, ये आर कैपिटल लिखेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पावर 3/2। क्यों मैंने किया? क्योंकि अब मैं क्वेश्चन के मुताबिक लिख रहा हूँ। यहाँ तो मैंने फॉर्मूला लिखे थे इसलिए वहाँ स्मॉल भी लिख दिया तो चलेगा, बट नाउ आई एम राइटिंग एवरीथिंग एज पर द क्वेश्चन, इसलिए इसमें टर्म एक जैसी लिखनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने BD को जब लिखा तो आर में कैपिटल आर मेंशन किया है, और ये सेंटर वाले की वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं म्यू नॉट आई बाई 2R, म्यू नॉट आई बाई 2R उसका 1/8 है ना, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ। अब सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, काट छांट करें, क्या कैंसिल होगा? म्यू नॉट एंड आई ये कैंसिल, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल। ओके, अब इस आर को उठा के ऊपर ले जाओ तो बनेगा R3, नीचे आर स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पावर 3/2, और इधर 1/8 बच रहा है सिर्फ। 1/8 को क्या आप यूँ लिख सकते हैं ना, 1/2 का होल क्यूब, वही तो होता है ना 1/8। अब टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट लेते ही ये r बन जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पावर 1/2 बना रहेगा, इधर ये 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 2r बनेगा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने, आर स्क्वायर D स्क्वायर का पावर 1/2। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये है r स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, वो रूट तो हट गया ना, पावर 1/2 हट गया स्क्वायरिंग के बाद, तो इसको इधर शिफ्ट करें तो इट इज़ 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कितना, 3r स्क्वायर इज D स्क्वायर, तो D कितना हुआ r इंटू √3। तो हम कह सकते हैं इतनी हाइट पे या इतने डिस्टेंस पे जाके फील्ड 1/8 हो जाएगा, कितना, r√3। तो लेट्स चेक आउट द आंसर्स हियर। तो यहाँ r√3 जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये B ऑप्शन है, r√3, राइट। सो आई विल मेंशन हियर दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। ओके, सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा आपको एक असाइनमेंट भी भेजी जा रही है इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड जो आज आपने पढ़े हैं, उस असाइनमेंट को सॉल्व करें, वो होम असाइनमेंट है। और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क ड्यूरिंग द सोल्यूशन लेक्चर, उसका सोल्यूशन डिस्कशन होगी, तो जो जो आपके डाउट्स रहे होंगे उसमें वो आपसे डिस्कस हो जाएंगे द डे यू आस्क मी डाउट्स अबाउट दैट होम असाइनमेंट। टिल देन इट्स all over for today.